सुबह की सुनहरी किरणें पूरे गांव में फैल रही थी। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी तो कहीं किसान कंधों पर हल रखे खेतों की ओर बढ़ रहे थे। दूर दूर तक फैली हरियाली के पीछे उनकी कड़ी मेहनत छिपी थी। गांव के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी सिंचाई का पानी था। उन्हीं किसानों में एक मेहनती और ईमानदार किसान था गोपाल। सुबह सवेरे वो जमींदार धर्मपाल की हवेली पहुंचता है। अरे गोपाल, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मैं कल भी आपके कुएं के पास गया था, लेकिन आपके नौकर ने मुझे पानी देने से साफ मना कर दिया। अगर मेरे खेतों में पानी नहीं जाएगा तो फसल कैसे उगेगी? मुझे पानी की जरूरत है। मैंने ही मना किया कि तुम्हें मेरे कुएं का एक भी बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार मैंने तुम्हें पानी दिया, लेकिन तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अभी तक पुराना पैसा ही बकाया है, आगे का क्या भरोसा? जमींदार जी, पिछली बार माँ का ख्याल रखने के चक्कर में खेतों पर ध्यान ही नहीं दे पाया, जिस वजह से फसल में कीड़ा लग गया और मेरी पूरी फसल खराब हो गई। आप नहीं जानते कि मैंने कितनी मुश्किलों से दिन गुजारे हैं। यह मेरी समस्या नहीं है, और इस बात का क्या भरोसा कि इस बार तुम्हारी फसल अच्छी होगी और मुझे तुमसे फायदा होगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, फसल को कुछ नहीं होने दूंगा। बस मुझे कुएं का पानी अपने खेतों तक ले जाने दीजिए। नहीं, जिससे मुझे फायदा नहीं होता मैं उसे अपने कुएं का पानी नहीं देता। गांव में जमींदार धर्मपाल का बड़ा कुआं था, जिसका पानी गांव के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन बदले में धर्मपाल उनकी आधी फसल ले लेता था। गांव के किसान परेशान तो थे, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। गोपाल की पिछली फसल खराब होने की वजह से इस बार धर्मपाल उसे अपने कुएं का पानी देने से साफ मना कर देता है। गोपाल हताश होकर घर लौटता है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, गोपाल बेटा, क्या हुआ? माँ, जमींदार जी ने अपने कुएं का पानी देने से साफ मना कर दिया। अब आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं? अगर मुझे खेतों के लिए पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उगाऊंगा? मैंने जमींदार से बहुत मेहनत की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हाँ बेटा, समय समय की बात है। कुआं तो हमारे खेत में भी है, लेकिन देखो कैसे सूखा पड़ा है, उसमें एक बूंद पानी नहीं। एक समय था जब हमारे कुएं का पानी तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे पिताजी किसानों को मुफ्त में पानी देते थे, लेकिन आज देखो हम खुद एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। माँ, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अनाज भी घर में खत्म होने को है, वेजी को भी आपको दिखाना है, और मैं खाली हाथ क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तू गांव के मुखिया जी से बात क्यों नहीं करता? हाँ माँ, आखिरी उम्मीद वही है। क्या पता मुखिया जी की बात जमींदार धर्मपाल मान जाए। आप सही कहती हैं, मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। गोपाल मुखिया जी के पास जाने का फैसला करता है और कुछ देर बाद वो मुखिया जी के पास जाकर उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। तब मुखिया जी गोपाल से कहते हैं, गोपाल, परेशान मत हो, मैं धर्मपाल से बात करूंगा। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन गांव के मुखिया गोपाल को साथ लेकर धर्मपाल की हवेली पहुँचे। धर्मपाल, मैं चाहता हूँ कि तुम गोपाल को अपने कुएं का पानी दे दो। उसकी पिछली फसल उसकी लापरवाही से नहीं, बल्कि मजबूरी की वजह से खराब हुई थी। धर्मपाल कुछ देर तक सोचता रहा। वो मुखिया की बात टाल भी नहीं सकता था। ठीक है मुखिया जी, आपकी इज्जत की खातिर मैं गोपाल के खेतों तक पानी जाने दूंगा। धन्यवाद जमींदार जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन के बाद धर्मपाल के कुएं से पानी गोपाल के खेतों तक पहुंचने लगा। गोपाल ने भी जी जान से मेहनत शुरू कर दी
वो सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर रात तक वही काम करता। गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही महीनों में उसका खेत पूरे गांव में सबसे अलग दिखाई देने लगा। जहां दूसरे खेतों में सामान्य फसल थी, वहीं गोपाल के खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां हवा के साथ लहराने लगी। गांव के किसान जब भी वहां से गुजरते, उसकी मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रहते। देखो भाई, मेहनत हो तो गोपाल जैसी, उसकी फसल कितनी अच्छी हुई है। सच कहा, लगता है इस बार सबसे बढ़िया फसल उसी की होगी। सभी किसान गोपाल की मेहनत की तारीफ कर रहे थे। गोपाल भी बहुत खुश था। गोपाल की खुशी देखकर उसकी माँ कहती हैं, बेटा, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है जो तुम्हें मिला है। हाँ माँ, बस ऊपर वाले की कृपा है कि मेरी मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हुई। गोपाल और उसकी माँ अच्छी फसल होने की वजह से बहुत खुश थे। गोपाल खुशी खुशी अपने खेतों में जाता है। अपनी फसल देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी वहाँ धर्मपाल आ जाता है। अरे क्या बात है गोपाल, गांव के किसानों से तुम्हारी फसल की तारीफ सुनी थी और अब अपनी आंखों से देख भी लिया। सच में तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस ऊपर वाले की कृपा है जमींदार जी। फसल काटकर मैं आधी फसल आपके गोदाम में पहुंचा दूंगा। गोपाल, तुमसे किसने कहा कि मुझे आधी फसल चाहिए? अरे अभी तो तुम्हारा पुराना बकाया है, वह कब चुकाओगे? देखो, इस बार अच्छी फसल हुई है तो मुझे पुराना बकाया भी अभी चाहिए। इसलिए मुझे आधा नहीं, 3/3 हिस्सा चाहिए। 1/3 तुम्हारा। धर्मपाल की यह बातें सुनकर गोपाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बहुत ही सहज से धर्मपाल से कहता है, धर्मपाल जी, इस गरीब किसान पर थोड़ा तो रहम कीजिए। अगर आप 3/3 फसल ले लोगे तो मेरे पास बचत ही क्या रहेगी। इस बार मैंने रात दिन मेहनत की, इतनी कड़ी धूप में अपना पसीना बहाया ताकि फसल अच्छी हो। मैं आपका पुराना बकाया अगली फसल में चुका दूंगा। गोपाल, मत भूलो कि यह फसल सिर्फ मेरे कुएं के पानी की वजह से हुई है। अगर मेरे कुएं का पानी तुम्हें नहीं मिलता तो तुम्हें फसल का एक दाना भी नहीं मिलता। मुखिया जी के कहने पर मैंने तुम्हें पानी दिया और अब अपनी बात से मुकर रहे हो। नहीं नहीं जमींदार जी, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा। आपका पुराना बकाया मैं अगली फसल में चुका दूंगा, लेकिन इस बार मुझे पैसों की जरूरत है। अगली फसल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मुझे इसी फसल से अपना पुराना बकाया और इस बार का पैसा चाहिए। मेरे गोदाम में 3/3 फसल पहुंच जाना चाहिए। गोपाल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरी में धर्मपाल की बात माननी पड़ी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। गोपाल और सभी किसान अपनी अपनी फसल अपनी बैलगाड़ी में लाद लेते हैं। गोपाल 3/3 हिस्सा धर्मपाल के गोदाम में पहुंचा आता है। अपनी फसल बेचकर देर शाम अपने गांव लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसके पास सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखा था। थकान से उसका शरीर कांप रहा था। गोपाल ने बिना देर किए बैलगाड़ी रोक दी और उसके पास जा पहुंचा। अरे अम्मा जी, आप यहाँ सुनसान रास्ते पर क्यों बैठी हैं? बेटा, मेरा घर जंगल के उस पार है। भीषण गर्मी की वजह से थकान ज्यादा हो गई। लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? मेरे पास लकड़ियों का गट्ठर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, जरूर लाइए। मैं आपकी लकड़ी बैलगाड़ी में रख देता हूँ और आप भी बैठ जाइए। ये कहकर उसने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और अपनी बैलगाड़ी में रख दिया। अपने हाथ का सहारा देकर उसने बूढ़ी औरत को भी बैलगाड़ी में बिठा लिया और गोपाल उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते गोपाल ने बूढ़ी औरत से कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप बैलगाड़ी हाँकता रहा। कुछ दूर चलने के बाद बूढ़ी औरत बोली, बेटा,
आजकल लोग अपने मतलब के बिना किसी की मदद नहीं करते और तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कितने थके हुए हो, फिर भी तुमने मेरी मदद की। अम्मा जी, इंसानियत के नाते इंसान को तो मुसीबत में ही काम आना चाहिए। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम कौन से गांव में रहते हो बेटा? अम्मा जी, मैं छावनी गांव में रहता हूँ, लेकिन अम्मा जी उस गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो तुम्हारे गांव में क्या पानी का कोई और बंदोबस्त नहीं है? नहीं अम्मा जी, पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुएं हैं, एक जमींदार धर्मपाल का और दूसरा मेरे दादा का, लेकिन वह पूरी तरह से सूख चुका है। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। जमींदार धर्मपाल के कुएं में पानी आता है जिससे गांव के सभी किसान पानी लेते हैं, लेकिन बदले में फसल का आधा हिस्सा उसके पास चला जाता है। बेचारे किसानों के पास कुछ नहीं बचता। हम सभी किसान बहुत परेशान हैं। बूढ़ी औरत ध्यान से गोपाल की बातें सुनती रही और फिर वो गोपाल से कहती हैं, मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसके बारे में लोग अब बहुत कम जानते हैं। गोपाल उत्सुक होकर उनकी ओर देखने लगा। कैसा राज अम्मा जी? बहुत साल पहले इस जंगल के भीतर एक जादुई कुआं था। कहते हैं उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। दूर दूर से लोग उसकी एक बूंद पाने के लिए आते थे, लेकिन समय के साथ लोग लालची हो गए। वो उस कुएं का पानी का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के बजाय अपने स्वार्थ के लिए करने लगे। तब से वो जादुई कुआं दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन अम्मा जी, अगर वह कुआं अब दिखाई ही नहीं देता तो उसका क्या फायदा? फायदा है बेटा, क्योंकि वो आज भी वही है, बस वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। वो केवल उसी इंसान के सामने प्रकट होता है जिसके मन में लालच नहीं बल्कि दूसरों का भला करने की भावना हो। अम्मा जी, अगर मुझे वह कुआं मिल जाए तो मैं सबसे पहले उसके पानी से अपने दादाजी का कुआं भरूंगा, फिर पूरे गांव के किसानों को मुफ्त में पानी दूंगा ताकि किसी को भी धर्मपाल के आगे झुकना ना पड़े। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो बूढ़ी औरत गोपाल को जादुई कुएं के बारे में विस्तार से बता देती है, जिसे सुनकर गोपाल खुश होता है। कुछ दूर चलने के बाद बूढ़ी औरत का घर आता है। वहाँ गोपाल उन्हें उतारता है और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। अरे बेटा, आज तूने आने में बड़ा समय लगा दिया। गोपाल सारी बातें अपनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर गोपाल की माँ कहती हैं, बेटा, अगर यह चमत्कार हो गया तो तू भी अपने दादाजी और पिताजी की तरह गांव के किसानों को मुफ्त में पानी देना। फिर किसी को जमींदार धर्मपाल के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ माँ, अगर मुझे जादुई कुआं मिला तो मैं उसका पानी लाकर दादाजी के सूखे कुएं में जरूर डालूंगा, और फिर देखना, इस गांव के सभी किसान सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे। उन्हें अपनी फसल जमींदार को नहीं देनी पड़ेगी। और पूरी रात वो जादुई कुएं के बारे में सोचता रहता है। सुबह सवेरे वो बूढ़ी औरत की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ गोपाल को एक बरगद का पेड़ नजर आता है। यही इस जंगल का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। क्या यही जादुई कुआं है? अगर सच में यही जादुई कुआं है तो मैं इसका पानी का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने गांव के किसानों की भलाई चाहता हूँ। गोपाल के इतना कहते ही वो जादुई कुआं उसके सामने प्रकट होता है। कुएं का पानी हल्के हल्के लहराने लगा। यह देखकर गोपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यह तो सच में जादुई कुआं है। अम्मा जी ने ठीक कहा था। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इसका पानी नसीब हुआ। अब मैं इस जादुई कुएं का पानी अपने कुएं में डालूंगा और लोगों की मदद करूंगा। गोपाल ने सावधानी से
अपनी छोटी बाल्टी जादुई कुएं में डाली। जैसे ही उसने पानी बाहर निकाला, वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी माँ हैरानी से कहती हैं, अरे बेटा, ये पानी कहाँ से लाया? इसकी चमक तो बिल्कुल अलग है। माँ, यह उस जादुई कुएं का पानी है। दोनों माँ बेटे अपने खेत के पास बने पुराने सूखे कुएं तक पहुँचे। गोपाल ने पूरे विश्वास के साथ जादुई कुएं का पानी उसमें उड़ेल दिया। कुछ ही मिनटों में वर्षों से सूखा पड़ा कुआं लबालब भर गया। यह देखकर गोपाल और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, ये तो चमत्कार ही हो गया। सालों से पुराना सूखा कुआं, उसमें पानी भर गया। माँ, अब इस पानी पर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का अधिकार है। आज से कोई भी किसान पानी के लिए धर्मपाल के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। कुछ समय बाद गोपाल ने सभी किसानों को इकट्ठा किया। अरे भाई गोपाल, तुमने हमें अपने खेत में क्यों इकट्ठा किया है? अब आप सभी किसानों को जमींदार धर्मपाल के कुएं से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे गोपाल, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर धर्मपाल के कुएं से पानी नहीं लिया तो हम अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? मानते हैं कि पानी के बदले हमें अपनी फसल देनी पड़ती है, लेकिन कम से कम घर का चूल्हा तो जलता रहता है। अगर पानी नहीं लिया तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? आप सभी के खेतों के लिए पानी मिलेगा। यह देखो, मेरे खेत का कुआं जो सालों से सूखा पड़ा था, अब उसके अंदर पानी आ चुका है। अब आप सभी यहाँ से पानी ले सकते हैं। किसी को कोई अनाज, फसल या पैसे देने की आवश्यकता नहीं। मुफ्त में पानी है, जितना चाहो उतना ले सकते हो। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब किसानों ने गोपाल के कुएं से लगातार भरपूर पानी निकलते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गोपाल भाई, तुमने तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी ही खत्म कर दी। आज पहली बार लगता है कि हमारी मेहनत का पूरा फल हमें मिलेगा। धीरे धीरे पूरे गांव के किसान गोपाल के कुएं से अपने खेतों के लिए पानी लेने लगे। अब किसी को धर्मपाल के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं रही। उधर धर्मपाल कई दिनों तक किसानों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आज कोई किसान पानी लेने क्यों नहीं आया? मालिक, गोपाल के सूखे कुएं में पानी आ चुका है। उसी के कुएं का पानी गांव के लोग लेकर अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुनते ही धर्मपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर यह कैसे हो सकता है? वर्षों से सूखा पड़ा गोपाल का कुआं अचानक से पानी से भर गया। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। धर्मपाल को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब किसान के कुएं में पानी कैसे आ सकता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अगले कुछ ही दिनों में पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। अब हर सुबह किसान अपने अपने खेतों की सिंचाई गोपाल के कुएं से करते। इस बार किसी किसान को अपनी आधी फसल देने की चिंता नहीं थी। गोपाल भाई, पहले हम दिन रात मेहनत करते थे और आधी फसल धर्मपाल के गोदाम में चली जाती थी। अब हमारी पूरी मेहनत हमारे काम आएगी। सभी किसान मिलकर गोपाल की खूब प्रशंसा करने लगे। उधर धर्मपाल गुस्से से तिलमिला रहा था। तुम अभी तक पता नहीं कर पाए कि गोपाल के सूखे कुएं में पानी आया कहाँ से? नहीं मालिक, हम कुछ पता नहीं कर पाए। हमें माफ कर दीजिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। धर्मपाल ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि सालों से पड़ा सूखा कुआं अचानक पानी से कैसे भर सकता है। एक दिन की बात है, रात का समय था। धर्मपाल गोपाल और उसकी माँ की बातें छिपकर सुन रहा था। बेटा, गांव के सभी किसान बहुत खुश हैं। माँ, यह सब कुछ जादुई कुएं की वजह से मुमकिन हो पाया है। अगर जादुई कुएं का पानी मुझे नहीं मिलता तो हमारे सूखे कुएं में पानी कैसे आता और मैं गांव के किसानों की मदद कैसे कर पाता। बस ऐसे ही हमारा कुआं पानी से भरा रहे और मैं यूं ही गांव के लोगों की मदद करता रहूं। तो यह बात है, इसलिए इस बार सभी किसानों की फसल इतनी ज्यादा अच्छी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने खेतों में जादुई कुएं का पानी इस्तेमाल किया है। अगर जादुई कुएं का पानी मुझे मिल जाए तो मेरे कुएं का पानी भी जादुई हो जाएगा
और गोपाल के कुएं को मैं साइड में लगा दूंगा। पहले अपने कुएं का पानी जादुई बना लूं। धर्मपाल को जादुई कुएं के बारे में पता चल चुका था और अब वो गोपाल के कुएं को भूलकर अपने कुएं का पानी जादुई बनाना चाहता था। एक दिन धर्मपाल ढूंढते ढूंढते जादुई कुएं तक पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है, मैं गांव का जमींदार हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर जादुई कुआं है और मैं गांव के लोगों की भलाई के लिए तुम्हारे जादुई कुएं का पानी चाहता हूँ। धर्मपाल के इतना कहते ही जादुई कुआं उसके सामने प्रकट हो जाता है और वो खुशी खुशी जादुई कुएं का पानी लेकर वहां से आ जाता है और अपने कुएं के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तो जादुई कुएं से वैसे ही झूठ बोला था और देखो वह मेरी बातों में आ गया और मेरे सामने प्रकट हो गया। अब जादुई कुएं के पानी से मेरा कुएं का पानी भी जादुई हो जाएगा। ये सोचकर धर्मपाल जादुई कुएं का पानी जैसे ही अपने कुएं में डालता है, देखते ही देखते धर्मपाल का पूरा कुआं सूख जाता है। उसके अंदर पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं देती। यह देखकर धर्मपाल चौंक जाता है। अरे यह क्या हुआ? मेरे कुएं का पानी तो सूख चुका है, इसमें तो एक बूंद पानी भी नहीं। गोपाल का सूखा कुआं जादुई पानी की वजह से भर गया और मेरा कुआं जादुई पानी से सूख गया। ऐसे कैसे हो सकता है? धर्मपाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ देर बाद उसके नौकर कुएं के पास पानी लेने आते हैं क्योंकि खेत में पानी की जरूरत थी, लेकिन धर्मपाल के कुएं में अब पानी बचा ही नहीं था, तो वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी कहां से देता। अब मेरे खेतों में सिंचाई कैसे होगी? इस तरह से तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। मालिक, गोपाल के कुएं में पानी की कमी नहीं है। अगर आप कहें तो गोपाल के कुएं से पानी लेकर आ जाएं। नहीं, तुम्हें गोपाल के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा। धर्मपाल गोपाल के पास जाने का फैसला करता है और कुछ समय बाद वो गोपाल के पास जाता है। जमींदार जी, कैसे आना हुआ? गोपाल, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जिस जादुई कुएं के पानी से तुम्हारा सूखा कुआं पानी से भर गया, उसी जादुई कुएं के पानी से मेरा भरा हुआ कुआं क्यों सूख गया? धर्मपाल की बातें सुनकर गोपाल मुस्कुरा दिया और वो धर्मपाल से कहता है, वह इसलिए क्योंकि जादुई कुएं का पानी लालची लोगों के काम नहीं आता। मैंने जादुई कुएं का पानी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे सूखे कुएं में पानी आया, लेकिन तुम्हारे मन में लालच था जिस वजह से तुम्हारा कुआं सूख गया। धर्मपाल गोपाल की बातें सुनकर समझ जाता है कि उसके लालच की वजह से उसका कुआं सूख गया और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो गोपाल से कहता है, गोपाल, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज मेरे लालच की वजह से मेरा कुआं सूख गया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे समझ आ चुका है, लालच का परिणाम बुरा ही होता है। जमींदार जी, अगर आपको मेरे कुएं के पानी की आवश्यकता है तो आप मेरे कुएं का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोपाल, तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। गांव के लोग तुम्हारी प्रशंसा बिल्कुल ठीक करते हैं क्योंकि तुम इसी के हकदार हो। धर्मपाल को उसके लालच की सजा मिल जाती है। उसका कुआं हमेशा के लिए सूख जाता है और वो अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी गोपाल के कुएं से मंगवाता और बदले में गोपाल जमींदार से कुछ भी नहीं लेता था। और गोपाल की यही अच्छाई और व्यवहार गांव के लोगों को बहुत पसंद आता था और सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे।